बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम मोहतरमा फौजिया वहाब साहबा कल जो क़ज़ा इलाही से जाँ बहक हो गई थी, उनकी आज तदफीन उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और फौजिया वहाब साहबा की जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत या मुल्क की सियासत में जो किरदार रहा वो बहुत अहम रहा। खुसूसन ख़वातीन की जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें उनका एक नुमाया मुकाम था, जिसकी वजह से उनको तमाम सियासी जमातों की जो ख़वातीन या पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो उनका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एहतराम करते थे। उनकी जो सियासत थी उस हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में के सियासी उफक पर उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, खुसूसन जो उन्होंने असम्बली में जो कानून साजी के लिए इकदाम किए वो बहुत अहम है। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो जारी एक स्कैंडल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज और पाकिस्तान का तमाम मीडिया सिर्फ जो है अरसलान इफ्तिखार केस और उसके बाद मीडिया गेट की तरफ चल पड़ा। पाकिस्तान के मीडिया में पहली बार ये हुआ कि कुछ ऐसे सहाफ़ियों के नाम भी सामने आए जिनके बारे में जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है बैरियर टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज साहब, उनसे जो है बहुत बड़ी रकूम जो है हासिल की। इसके अलावा एक जो उनका इंटरव्यू हालिया दिनों में जो गुज़श्ता बुध वाले दिन जो ऑन एयर हुआ और सेकंड डे उसकी जो ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एयर गुफ्तगू थी वो जब मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आई तो उसके बाद उसने एक और हंगामा मचा दिया। इस हंगामा राय में एक चीज़ जो सबसे अहम हुई वो ये कि पाकिस्तान के उन जो सहाफ़ती हलकों में नॉन जर्नलिस्ट लोग थे वो खुलकर सामने आ गए कि उन्होंने उनका क्या करैक्टर रहा पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, किस तरह वो दरपर्दा जो बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन दर हकीकत उनके असल चेहरे जो हैं वो जब आवाम के सामने आए तो मुझे पिछले एक हफ्ते से जो आवाम की तरफ से ज़ाती तौर पर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा वो ये कि हर बंदा हम तमाम सहाफ़ियों को एक जैसा समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह हर चैनल बिकाऊ नहीं होता, हर चैनल जो है या हर चैनलिस्ट जो है वो बिकाऊ नहीं होता, लेकिन सिर्फ सोच का फर्क है। ये है कि कुछ ऐसे अनासर या कुछ ऐसे लोग जो जर्नलिस्ट की आड़ में या सहाफत की आड़ में जिन्होंने आके एंकर्स बन गए हैं, उन्होंने जिस तरह के इकदाम किए हैं उससे पूरी सहाफती बरादरी को बदनाम होना पड़ा। पाकिस्तान का मीडिया इंटरनेशनल सतह पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इसी इंटरव्यू की जो ऑफ एयर गुफ्तगू थी उसका एक आपको छोटी सी झलक दिखाते हैं जिसका बड़ा चर्चा रहा पिछले पूरे हफ्ते में, तो जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए। आइए देखते हैं। आप पूछ रही हैं जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील नहीं आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी जी। बने की हाल है? नादिया बस तुझे दुआ करना। राव नादिया, किसको आवाज आ रही है मेरी? दुआ करना। राव आपको आ रही है? अच्छा, आपको नादिया ने मलिक साहब की मियां साहब की इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी? बस दुआ करो। हाँ, अब मेरा इसमें कोई खाता नहीं है। टॉक डायरेक्टली लेटर, ठीक है। एक चीज डिसाइड हुई थी कि सिंगल कैमरा है, अब कोई फायदा नहीं है। इट डजंट मैटर, you're on air now, it does not matter, keep going as it is. You do a stupid thing because राव अब बैठ के हरकतें करेगा और आप बैठ के 10 बजे हरकतें करेंगी जो मैं नहीं चाह रही थी। करें हरकतें दोनों फिर। क्या हो गया? Stupid thing, I'll tell you later. Okay. इस गुफ्तगू से एक आम आदमी ने जो तासुर लिया, किस तरह इंटरव्यू के दौरान वजीर आजम के साहबजादे की कॉल आई और किस तरह मलिक रियाज साहब ने इसका जवाब दिया, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है कि मुबशर लुकमान साहब शायद इस पूरे इंटरव्यू के दौरान बड़े टेंशन में थे और वो अपनी टेंशन धुएं में उड़ाते रहे। आपने बड़े बगौर देखा होगा कि इस सारे एपिसोड में और उसके बाद जो सबसे अहम चीज थी वो पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने की साजिश थी।
जो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के दीगर इदारों ने इसको नाकाम बना दिया, और किस तरह मुमकिन हुआ कि ये सारे के सारे जो ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान में एक मजबूत सतून जो अदलिया की सूरत में मौजूद है, अवाम की एक आखिरी होप की सूरत में मौजूद है, उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसका इमेज तबाह करने की किस तरह कोशिश की। नाज़रीन, एक चीज जो आज के हम प्रोग्राम में सबसे अहम है, जिस पर डिस्कस करेंगे, जज, जर्नल और जर्नलिस्ट एहतसाब सबका होना चाहिए, और अदलिया पर एक और जो शब खून है वो एक नाकाम हो गया। और हम आज ही के प्रोग्राम में एक बार फिर गुफ्तगू करेंगे शहर कायद, जो एक दफा फिर दहशतगर्दों के नरगे में आ चुका है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से ज्यादा अफराद जो हैं बेगुनाह टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं, जिसको मुख्तलिफ हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं वो ये कहते हैं, पुलिस के जो एडिशनल IG हैं उनका भी ये कहना था कि जी ये लोग आपस की लड़ाइयों में मारे गए हैं, कुछ लोग जाती दुश्मनियों में मारे गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। क्या कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है, यहाँ दहशतगर्दी रुक पाएगी? क्या यहाँ के लोग और यहाँ की जो सियासी जमातें हैं जो असर रसूख रखते हैं वो विलिंग हैं कि इस शहर में अमन हो, या उनका एजेंडा कुछ और है? इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, यहाँ पर मौजूद हैं वजारत दाखिला सिंध के कंसल्टेंट हैं जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब, CPLC के साबिक सरबराह भी रहे हैं, CPLC को भी हेड किया है इन्होंने, और इस वक्त जो है कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर में जो टारगेट किलिंग है उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। शरीफ साहब, मैं चूंकि दूसरे टॉपिक की तरफ आने से पहले, चूंकि कराची हमारा माशी हब भी है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर एक दिन कराची बंद हो या कराची के में बिजनेस मुतासर हो तो पाकिस्तान को अरबों का नुकसान होता है। क्या समझते हैं, ये एक दफा फिर कराची में 10-15 दिन के बाद फिर टारगेट किलिंग में तेजी आ जाती है, क्या वजह क्या है? बात यहाँ पर यह है कि ये काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में ये सिचुएशन इसी तरह की है। 2011 में हमने यही देखा कि सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग जो है वो 2011 में हमें नज़र आई, और उसमें ज़ाहिर है हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की रिट कायम करना ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और उसके साथ जितने इदारे हैं जिसमें पुलिस एक फ्रंट लाइन फोर्स है जिसने हर आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उस पर पड़ती है। उसके साथ साथ रेंजर्स की जो नफरी है वो अपनी जगह मौजूद है, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो हम सपोर्ट के तौर पर उनको हम बुलाते हैं जी। और अब आपने देखा होगा जो 2011 की सिचुएशन थी तो रेंजर्स को जो है एक्स्ट्रा पावर्स भी दे दिए गए हैं ताकि वो अगर इंडिपेंडेंट कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो कर सकती है। और ये टारगेटेड ऑपरेशंस वगैरह कराची में आपने देखा होगा, ये लियारी ऑपरेशन भी आपके सामने है। उसके अलावा मुख्तलिफ और कराची के इलाकों में पुलिस और रेंजर्स जो है मुश्तरका तौर पर भी और इंडिपेंडेंट तौर पर भी कार्रवाइयाँ करती रही है, और सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो भी जाती है, बत्ताखोरी के हवाले से हो या टारगेट किलिंग के हवाले से हो, मगर फिर ये सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। अब ज़ाहिर है इसमें बहुत, आपने खुद ही अपने जो ओपनिंग आपके जो रिमार्क्स थे कि इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं टारगेट किलिंग के हवाले से जिसमें पर्सनल जो एनिमिटीज हैं या वो भी सेटलमेंट हो रही होती है, मगर वो भी एक जुर्म हो रहा है जो रोड के ऊपर हो रहा है, मगर वो भी टारगेट किलिंग ही है ना। मतलब अगर कोई अगर अपना स्कोर सेटल कर रहा है तो उसको इजाजत नहीं है कि वो जाकर स्कोर सेटल करे, तो वो कानून है, कानून के तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर अब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने देखिए, हम ये सारी चीजें बातें जरूर करते हैं, मगर साथ साथ जो पुलिस ने जो अब तक जो काम किए हैं जिसको हम कहते हैं कि उनका जो गुड वर्क है इन द सेंस कि उन्होंने इतने सारे दहशतगर्द पकड़े, इतने सारे दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो उनके एक्टिविटीज या उनके जो उनको रोका गया, वरना कराची में हो सकता था कि अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज नहीं मैं आपको बताऊं, और इसमें जो पुलिस की जो एहलकार हैं वो कितने उसमें शहीद हुए, तो ये वही हमारी फोर्स। मैं यहाँ पे एक चीज जो पूछना चाहता, एक चीज पूछना उसी से आप आगे बताइए कि पुलिस ने बड़ा कारनामे अंजाम दिए, पुलिस ने बड़ी मेहनत से अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस शहर में अमन कायम करने की कोशिश की, टारगेट किलर्स को पकड़ा, क्या आज तक किसी टारगेट किलर को सजा हुई? अब देखिए मैं इसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि ये जो कामयाबियां हैं, पुलिस अगर अपना काम कर भी लेती है, और टारगेट किलर मैं आपको बताऊं 2011 में 100 से ज्यादा जो है वो टारगेट किलर पकड़े गए, बत्ताखोर जो है वो 300 के करीब बत्ताखोर पकड़े गए, मगर ये जो कबाड़ी मार्केट के जो पकड़े गए, जो आइडेंटिफाई भी हुए थे, जो नॉमिनेट भी हुए थे, वो अरेस्ट भी हुए, और उनकी तादाद भी तकरीबन 13-14 के करीब थी, मगर उनका हुआ क्या, वो कुछ ही दिनों में फिर बाद में उनकी बेल हो गई और वो रास्तों में दोबारा घूम रहे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे ये जो कन्विक्शन रेट है
वो 5% से ज्यादा नहीं है। जिस मुल्क में कन्विक्शन रेट जो है 3 to 4% होगा, तो उसमें ज़ाहिर है हमारी जो सिचुएशन जो अभी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कह लें, टारगेट किलिंग के हवाले से हो या उसके अलावा क्राइम, दूसरे क्राइम के हवाले से हो, तो इनको अगर पुलिस और हमारी जो दूसरी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपनी कामयाब कार्रवाइयां करने के बाद जब गिरफ्तार कर भी लेती हैं तो इनको सजाएं नहीं मिलती कोर्टों में, इसलिए कि ना हमारा कोई विटनेस सामने आने के लिए तैयार है, ना हमारे जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो ज़ाहिर है वो बहुत वीकेस्ट साइड है। हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वो अंडरपेड हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी वीकेस्ट साइड है, हमारी एविडेंसेस हमारी प्रॉपर नहीं होती। तो ये सारी मिल मिला के सारा का सारा फायदा जो है वो उस जो क्रिमिनल को मिलता है जो पकड़ा जाता है पुलिस। लेकिन पुलिस वाले तो बेगुनाह पुलिस वाले क्यों मारे जाते हैं? पुलिस वाले नहीं, देखिए सुने, अब इसमें होता ये है कि आपने कानून साजी करनी होगी, यहाँ पर इसमें तब्दीली लानी होगी। देखिए दुनिया भर में जो है अगर आपको किसी सजा देनी है तो पुलिस का विटनेस जो है वो माना जाता है। यहाँ पर हमारे पुलिस के विटनेस को नहीं माना जाता, इसमें हमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बात करूंगा कि हमने तकरीबन साल भर पहले इस विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है वो तश्कील दिया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, अब इसको पार्लियामेंट के थ्रू जो है कानून की शक्ल में आना है। अब ये जो देर हुई है 1 साल की, अब ये तो हमने अपना काम पुलिस की तरफ से या हमने होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमने तो काम कर दिया अपना। अब वो जो लेजिस्लेटर्स बैठे हैं वहां पर, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठ रहे हैं, इन्होंने इसको कानून की शक्ल में लेकर आना है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ एक इदारे पे डाल दी जाए तो वो मुनासिब नहीं है। बहुत सारे जिम्मेदार तो सभी हैं इसमें। लेकिन इसमें मैं अशरफ साहब आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया PFUJ के प्रेसिडेंट जनाब परवेज शौकत साहब ने टेलीफोन लाइन पर। परवेज शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। परवेज शौकत साहब, बड़ा धूम है, बड़ी चर्चा है, बड़ा शिद्दत के साथ सहाफियों पर एक दफा फिर जो अदलिया पर शबखून मारने की आड़ में सहाफियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जो पाकिस्तान के मुस्तहकम अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तबाह करने की एक साजिश थी, जिसकी वजह से अब जो है सहाफी भी रगड़े में आ गए हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि साथियों कोई हो, कानून के बारे में तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन चंद लोगों के ने अगर करप्शन किया, अभी तो वो इल्जामात हैं। जी हमने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी और इन इल्जामात के साबित होने के बाद हमको अपनी फैसला करेंगे। जी लेकिन इसकी आड़ में चंद लोगों की अगर गलती है तो उसकी आड़ में किसी पाबंदी को हम ना लगने देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ये बात होता है कि आजादी सहाफत के लिए हमने बेताशा कुर्बानियां दी हैं और अगर चंद लोग पाबंदियां लगवाना चाहते हैं या किसी की ख्वाहिश है पाबंदी लगाने की, तो ख्वाहिश तो हो सकती है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि आज ख्वाहिश के दाम निकले। परवेज साहब, ये बताइएगा, जब आजादी सहाफत PFUJ की मौजूदगी में हम किसी सूरत को पाबंदी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन एथिक्स सबके लिए होना चाहिए, पूरा एथिक होना चाहिए। और हमने प्रेस कंप्लेंट कमीशन का मुसव्वदा भी हुकूमत को भी दिया है, और PBA को भी दिया है। अच्छा, ये तो चाहते हैं कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो, कोई प्रेस कमीशन हो जिसमें किसी की पब्लिक छाड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो कितना बड़ा साफी हो। नहीं, ये मीडिया की जो आजादी के लिए आपने कुर्बानियां दी, आजादी सहाफत के लिए जो कुर्बानियां दी, क्या ये वो आजादी सहाफत मादर पिदर आजादी सहाफत है जिसमें लोगों की पगड़ियां उछालें, कपड़े उतारें, या जिनकी नेकनामी या पाकिस्तान जर्नलिस्ट की पॉलिसी है कि हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के हामी हैं। जी, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के हम हामी नहीं है। सही, हम अगर कोई साथी करप्शन करता है जी या कोई अनएथिकल बात करता है तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हमने नेशनल कमेटी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दिया, लेकिन अगर किसी की कोई गलती है, अब तो गलतियां साबित होना है तो हम कार्रवाई करेंगे और पाबंदियों के तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। परवेज साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस तरह के गुज़श्ता एक हफ्ते में इंटरव्यूज और फिर ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू सामने आई है और प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू जो हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मामला जो है वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया जी, चीफ जस्टिस ने टेकअप किया जी, दुनिया टीम का केसेट आई है, जो भी आई है जी, वो जवाब में अदालत के सामने जो भी हो, ठीक है, और देखते हैं हम अदालत क्या फैसला करती है, उससे पहले मैं क्या डिसीजन दे दूं। लेकिन जिन सहाफियों के खिलाफ ये रिपोर्ट्स मीडिया में मौजूद हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके खिलाफ PFUJ क्या कर रही है? मैंने पहले ही अर्ज किया है